हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त सुपर ट्रिक बताने वाला हूं जिसको समझने के बाद आप किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयन का हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब मैक्सिमम 5 सेकंड में निकालने लग जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक समझने से पहले हम लोग जो बोर्ड में यहां पे टेबल दे रखी है इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ले, जिससे कि हम अच्छे से यूज टू हो जाए। देखो, इसमें सबसे पहला टर्म है VSEP। इसकी फुल फॉर्म देखो यहां दे रखी है। VSEP का मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्लियर? BP स्टैंड्स फॉर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, LP स्टैंड्स फॉर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि भाई इनकी फुल फॉर्म क्या है, लेकिन एक्चुअली ये क्या होते हैं उसको भी हम लोग जल्दी से एक एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लो H2O मॉलिक्यूल का। तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। और एक बात मैं बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन ये जो टर्म है ये केवल और केवल बिलोंग करता है सेंट्रल एटम को। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी मॉलिक्यूल का निकालने के लिए आपसे कहा गया है तो एक्चुअली एग्जामिनर आपसे जो भी उस मॉलिक्यूल या आयन में जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। क्लियर? यहां पर देखो, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भाई 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। H2 दो हाइड्रोजन बनाना है, ये H बनाया, ये H बनाया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये है और ये भी ये इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बात करूं कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये जो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है और ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये यानी दो इलेक्ट्रॉन का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉनों का पेयर है कैसा? ये इलेक्ट्रॉनों का पेयर ऐसा है जिसने कि बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को नाम देंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दिस विल बी आल्सो रेफर टू एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि यहां पर देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं ये किसी भी तरीके के बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो अब यहां पर देखो, बॉन्ड पेयर है 2, लोन पेयर भी है 2। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हमको निकालने हैं तो इसका फार्मूला है BP प्लस LP, यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो ये वैल्यू है 2 और ये भी वैल्यू है 2। तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखो, ये जो चीज हम लोगों ने समझी है वो यहां पर इस कैटेगरी में गिवन है। देखो, 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो। ठीक है, जैसा कि ये वाला केस है। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा, शेप ये हो जाएगा, एंगल ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली एक आध और देख लेते हैं। जैसे कि मान लो टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हैं, जिसमें से 5 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन ये, शेप ये, और ये बॉन्ड एंगल वगैरह वगैरह। अब आगे देखो, अब जैसे देखिए यहां पर हम लोगों ने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 लिया है, तो इसके लिए कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता एक्सेप्ट दिस वन। यहां पे देखो, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। जब 3 है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर तो यहां पे 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 3BP 0 LP, 2BP 1 LP। ध्यान से समझ लीजिए कि इन दोनों की का जो एडिशन हो वो इसके बराबर आना चाहिए। तो 3 + 0 = 3, 2 + 1 = 3। अब 4 अगर है तो उसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? देखिए, 3 कॉम्बिनेशन, 4 0 3 1 2 2। तीनों ही केसेस में अगर हम इन दोनों को ऐड करें BP और LP को तो वैल्यू VSEP के बराबर ही तो आ रही है, एंड सो ऑन। आगे समझ गए? तो अब हम लोग
एक बात और डिस्कस कर लें, पहले मैं इसको रब कर दूं। हम लोग जो इस चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं तो ये सब टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। तो अब इसमें हम लोग VSEP को हम लोग H से शो कर रहे हैं, H से, ठीक है। अब यहां पर H की वैल्यू निकालनी, यानी कि टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की संख्या H होती है। तो यहां पर देखिए 1s हाइब्रिड ऑर्बिटल है और 1p हाइब्रिड ऑर्बिटल है। 1 + 1 = 2 आ जाएगा। तो देखो यहां पे 2 लिखा हुआ है। 1s एंड 2p, 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 1 = 5, ऐसे ही 1 + 3 + 2 = 6, 1 + 3 + 3 = 7। ये आपको याद हो जाना चाहिए। आपको ये टेबल याद रखनी है और वो छोटी सी टेबल याद रखनी है। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं ट्रिक पर और उसको भी बहुत आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है। इस ट्रिक के 2 स्टेप हैं। स्टेप 1, वी विल ऐड valence electron present in each atom of molecule oblique ion, या गिवन लगा लो। जो भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के लास्ट शेल में, अंतिम शेल को ही वैलेंस शेल बोलते हो, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबको ऐड कर लेना, ठीक है। और अगर कोई आयन है, जैसे कोई कैटायन है, कैटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन, तो उसके ऊपर जितना भी मैग्नीट्यूड हो उतनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देना। बेसिक बात है, सब जानते होगे। अगर एनायन है तो जितना भी चार्ज हो उसका मैग्नीट्यूड, ये जो वैल्यू आप ऐड कर रहे थे उसमें ऐड कर देंगे, यानी कि वो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा एनायन के केस में वहां पे एडिशन होगा और कैटायन के केस में वहां पे सब्ट्रैक्शन होगा। ये बेसिक चीजें हैं, छोटी सी चीज है, सबको पता होगी। अब यहां पर देखो स्टेप 2 क्या होने वाला है। स्टेप 2 देखो अपना है कि यहां पर ये जो हम लोगों ने एडिशन निकाला है, सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे जितने भी एटम्स हैं उन सभी के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन निकाला है। इसको हम लोग शो करने जा रहे हैं सिंबल V से। एक सिंबल हम लोगों ने ले लिया V। अब यहां पर देखो V की वैल्यू अगर ऐसा हो कि V की वैल्यू < ≤ 8 आए, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों का एडिशन अगर 8 या 8 से कम आए तो उस कंडीशन में हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे बाय 2। ओके, ये वैल्यू हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 2 से डिवाइड करेंगे। और जो भी वैल्यू होगी, जो भी कोशेंट आएगा, जो भी कोशेंट फैक्टर आएगा वो H हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड केस देखो, अगर V की वैल्यू > 8 है, 8 से ज़्यादा है, तो हमें डिवाइड करना होगा 8 से और यहाँ पर हमको H की वैल्यू मिल जाएगी। और जब H की वैल्यू मिल जाएगी तो ये टेबल तो हमको याद ही है। अगर मान लिया H की वैल्यू 5 हमको मिली तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। अगर H की वैल्यू 4 मिली तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो चलिए बस केवल इतना ही, यही 2 पॉइंट हैं, यही 2 स्टेप हैं, आसान से स्टेप हैं। इसको हम लोगों ने समझ लिया। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।
बच्चों अब हम लोग एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देखेंगे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जो कि शायद आपकी बुक में ना दिए हो, यानी कि जो ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे जो कि आईआईटी जेईई में अक्सर पूछे जाते हैं, यानी कि उनका कह सकते हो मोस्ट फेवरेट जो सेक्शन होगा प्रॉब्लम्स का, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक आसान से एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, अब बहुत आसानी से आप समझ जाओगे, आराम आराम से मैं बताऊंगा। देखो इस मॉलिक्यूल का हमको चाहिए है हाइब्रिडाइजेशन, इसका ज्योमेट्री चाहिए है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर सब कुछ चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। मैंने क्या कहा था कि स्टेप 1 ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट हैं सबके वैलेंस शेल यानी अंतिम शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 × 2 हो गया, यानी 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 किया। एक हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 है, इस तरीके के हाइड्रोजन है कितने 2 है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। प्लस सल्फर के वैलेंस शेल में 6 होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 6 होते हैं, इंटू 4, ये अपना कितना आ गया 32। तो 32 को हमें डिवाइड किससे करना है, 8 से करना है। भाई याद है अभी हम लोगों ने जो रूल लिखा था उसमें स्टेप 2 क्या था कि अगर V की वैल्यू 8 से अबव आए, 8 से ज़्यादा आए, तो V को हमें डिवाइड करना है किससे, 8 से। तो 8 से डिवाइड किया आपने, 4 आ गया। और ये टेबल आपको याद है कि 4 का मतलब क्या होता है, sp3 मींस इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। इजी है। चलो एक और एग्जाम्पल देखो, कार्बोनेट दिखा दें, कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट इसमें V की वैल्यू निकालो, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 + 6 × 3। अब देखो मैंने एक बात बोली थी कि अगर एनायन है तो यानी कि निगेटिवली चार्ज आयन है, तो उसके ऊपर जितना भी चार्ज होगा उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग यहाँ पर जो भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं उसमें ऐड कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे 2 है इसका मैग्नीट्यूड, तो +2 कर दो, कितना आ गया 24। तो 24 को हमने डिवाइड किया 8 से, 3 आया। और 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब देखो sp2 होता है। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखो, कैटायन का भी एग्जाम्पल दिखा दूं। अमोनिया, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भाई 5 होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 × 4। अब मैंने क्या बोला था कि कैटायन के केस में यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन के केस में जो भी चार्ज होगा उसका जितना भी मैग्नीट्यूड होगा उस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक। तो यहाँ पे +1 है तो हम लोग यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गई 8। अब 8 आ गई तो हमें 8 आ गई तो ये पहला वाला केस हुआ, इसमें हम लोगों को 2 से डिवाइड करना चाहिए, तो डिवाइड करो। फोर का मतलब अगेन sp3। देखिए ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, आसान सा एग्जाम्पल है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और भी चीजें सीखते हैं, ठीक है। कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी सीखो। एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे मैंने ले लिया PCl3, ये एक मॉलिक्यूल ले लिया, इसमें कुछ नई चीज भी हम लोग को सीखने को मिलने जा रही है। देखो क्या मिलेगी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम V की वैल्यू फाइंड करेंगे। फास्फोरस के वैलेंस शेल में भाई 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे 5 लिखो। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 होते हैं, तो 7 × 3, ये टोटल 5 + 21 कितना आ जाएगा 26। अब 26 को हमें डिवाइड करना है किससे, 8 से। रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। अब देखो ये जो 2 है ये कौन सी रेंज है, पहली वाली रेंज है। इसको किससे डिवाइड करना चाहिए, 2 से करना चाहिए, कर दो।
कितनी बार गया? 1 टाइम। अब यहाँ पर H की वैल्यू हमको निकालनी है, तो मैंने क्या कहा था कि H क्या होते हैं? कोशेंट फैक्टर ही होते हैं। ये Q1 है और ये Q2 है, तो H की वैल्यू Q1 प्लस Q2 इन दोनों को ऐड कर दो, तो 3 + 1 का मतलब क्या हुआ? 4, और 4 का मतलब यहाँ पर sp3 से है, लिखेंगे sp3 लिख दिया। अब sp3 तो लिख दिया, लेकिन sp3 में तो देखो भाई sp3 में 3 कॉम्बिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। 3 कॉम्बिनेशन कौन कौन से? कि जब 4 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, तो शेप ये हो जाएगा, ठीक है, ज्योमेट्री ये हो जाएगी। 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, तो ये हो जाएगा। 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, तो जो इसका शेप होगा वो बेंट हो जाएगा, एंगल भी बदल जाएगा। अब अपने को पहचानना है कि एक्चुअली ये जो sp3 है वो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। तो अगला स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? देखो देखो, जब भी कभी हमें इस तरीके का केस दिखे कि भाई एक बार हमने डिवाइड किया, कोई एक कोशेंट फैक्टर आया, उसके बाद रिमाइंडर बचा, फिर से हमको अगर डिवाइड करना पड़े, तो उस कंडीशन में पहली चीज़ तो यह है कि H की वैल्यू इन दोनों को ऐड करके निकलती है। अब यहाँ पे समझो कि 8 से डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट फैक्टर आएगा, ये एक्चुअली नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो Q2 होता है, Q2 जो हमको मिलता है 2 से डिवाइड करने के बाद कोशेंट फैक्टर, ये एक्चुअली लोन पेयर होते हैं। क्लियर? Q1 क्या होगा? ध्यान से समझ लो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। Q2 क्या होगा? नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी ये जो हमारा sp3 है वो कॉम्बिनेशन है 3bp और 1lp का, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो बच्चों यहाँ देखो, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का जो शेप है वो क्या है? दिस इज पिरामिडल। बॉन्ड एंगल भी आपको दे रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। क्लियर हो गई बात? यानी कि हम लोगों ने जो सिंपल से थे मॉलिक्यूल या आयन, जिनका एक ही बार में डिवाइड करने के बाद कोशेंट फैक्टर मिल जाता है, वो प्रॉब्लम भी कर ली, और ऐसे भी कर लिए जिसमें हमको एक बार में कोशेंट फैक्टर वो फाइनल आंसर नहीं होता, 2 बार हमको करना पड़े, तो वो एग्जाम्पल भी हम लोगों ने कर डाला है। चलिए इसी के ऊपर बेस्ड एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बीच बीच में स्क्रीनशॉट आप लोग अपने आप से लेते रहिए। अब आ गया एग्जाम्पल नंबर 5। हमने ले लिया देखो ये IIT JEE की प्रॉब्लम है, I3 माइनस, ठीक है, ये एक एनाइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले V की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आयोडीन तो भाई हेलोजन है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है, यानी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7 × 3। एनायन है, तो एनायन के केस में हम ऐड करते हैं वैल्यू, तो 1 को ऐड कर दो, क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड 1 ही तो है। अब ये कितना आ गया? 22 को हमने डिवाइड किया 8 से, कितनी बार गया? 2 टाइम्स, 16, 6। अब 6 कौन सी रेंज में है? अप टू 8 वाली है, यानी कि 8 या 8 से कम वाली है, तो इसको तो हम लोग को 2 से डिवाइड करना चाहिए, कर दो। 2 से डिवाइड किया, कितनी बार गया? 3 टाइम्स गया। तो H की वैल्यू मैंने क्या कहा? Q1 + Q2। Q1 है यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, Q2 है यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने? 2, लोन पेयर कितने? 3, मिला के आ गया 5। 5 का मतलब sp3d। देखो 5 का मतलब sp3d, और ये है 2 है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और ये है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे 5 के लिए, तो 5 को तो भाई 4 कॉम्बिनेशन में डिवाइड किया गया है।
तो अपना कॉम्बिनेशन है कौन सा? वो है 2bp और 3lp का। तो 2bp और 3lp का कॉम्बिनेशन है, यानी कि इसका शेप क्या हो जाएगा? लीनियर। एंगल इतना हो जाएगा। सारी चीजें पता चल गई, क्लियर हो गई बात? यानी कि अब हम लोगों ने इस टाइप के एग्जाम्पल भी समझ लिए। तो बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये टेबल आप लोग को पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, इसको एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे इस साइड में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखे हुए हैं और इस साइड में H लिखे हुए, यानी नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, या फिर इसी को ही हम लोग SN से भी शो कर सकते हैं। दिस इज नोन एज स्टेरिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको? स्टेरिक नंबर कहो या फिर H कहो, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स सेम चीज है, ठीक। अब यहाँ पे स्टेरिक नंबर या H की वैल्यू एक्चुअली किसके बराबर है? सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सिग्मा बॉन्ड कौन से होंगे? जो भी गिवन स्पेशी में जो सेंट्रल एटम होगा, वो सेंट्रल एटम जितने भी सिग्मा बॉन्ड डायरेक्टली बना रहा होगा वो यहाँ पे रखोगे, और उस सेंट्रल एटम पर जितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर पुट करेंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें SN यानी स्टेरिक नंबर मिल जाएगा। और स्टेरिक नंबर को ही मैंने क्या कहा? S से भी शो कर सकते हो। अगर मान लो स्टेरिक नंबर 4 आया, इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। 7 आया मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखो, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री और शेप निकालते हैं। अब ये ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या है वो जरा सी एक छोटा सा पॉइंट है, समझ लो। ज्योमेट्री, किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का मतलब है एडिशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज इट? सेंट्रल एटम जितने भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा और उसके बाद जितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनका एडिशन ज्योमेट्री देता है। और शेप अगर किसी स्पेशी का पूछा जाए तो इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड लिए जाते हैं, सिग्मा ओनली, ठीक है। ये एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस। अब एक टर्म और जरा सा हम लोग समझ लें, वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप सभी को पता है कि किसी भी एलिमेंट के एटम की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी टेंडेंसी को हम लोग उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कह देते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हम लोगों ने HCl मॉलिक्यूल लिया, तो HCl के बारे में आपको पता है कि भाई ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। रीजन क्या है कि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस। ये वेरिएशन होता है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में अगर हम लोग देखें तो भाई क्लोरीन ज़्यादा राइट में है, ठीक है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। अगर ऐसा हुआ तो ये क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पार्शियली यानी थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा। अगर खींच लिया तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये हुआ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इसको भाई शॉर्ट में हम लोग लीना बोलेंगे, लीना। लीना अगर मैंने बोला तो इसका मतलब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। और ये Cl क्या हो जाएगा? दिस विल बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, यानी इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं? मीना, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इज इट क्लियर? ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता भी होंगी। अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जिसमें हम लोग को देखना है हाइब्रिडाइजेशन फ्री रेडिकल का
या फिर कोई ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल अपने को अगर दे दिया जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसका शेप, उसकी ज्योमेट्री, ये सब हम लोग को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे दो केसेस में डिवाइड किया हुआ है, तो बारी बारी से दो केसेस देख लें। केस 1 क्या है? इफ सेंट्रल एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि लीना, अगर सेंट्रल एटम लीना हो, ओके, देन odd electron will participate in hybridization। इसे आप फर्स्ट केस कह सकते हैं, इसे आप रूल नंबर 1 भी कह सकते हैं। तो चलिए ये बात हम लोग एक बार जरा सा पढ़ लेते हैं। मैंने क्या कहा कि सेंट्रल एटम, भाई सेंट्रल एटम क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल में वो एलिमेंट जिसके नंबर ऑफ एटम्स मिनिमम हो वो सेंट्रल एटम होगा। जैसे H2SO4 में सल्फर सेंट्रल एटम है, ठीक है। यहां पर देखो, अगर सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, लीना, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तब उसके ऊपर, उस सेंट्रल एटम के ऊपर जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो इसका। मैंने लिया CF3। ये CF3 आपको ऐसे भी दिख सकता है और ये CF3 आपको ऐसा भी दिया जा सकता है एग्जाम में। तो ये तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और यहाँ पे ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में है। आंसर एक ही आएगा। चलो CF3 है। अब C और F में मीना लीना देख लो भाई। CF3 में सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। तो क्योंकि कार्बन के एटम की, कार्बन एलिमेंट के एटम्स मिनिमम है, तो इसलिए कार्बन हो गया सेंट्रल एटम। और ये जो सेंट्रल एटम है वो कैसा है? फ्लोरीन के कंपैरिजन में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी लीना है, ठीक है। सेंट्रल एटम कैसा है? हम लोग को सिर्फ सेंट्रल एटम का नेचर देखना है। तो सेंट्रल एटम कैसा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इस कंडीशन में यहां पे देखो क्या लिखा है कि अगर सेंट्रल एटम लीना हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तब ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा इन हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? वही अपना पुराना तरीका। इस पूरे स्पेशी में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, कार्बन के वैलेंस शेल में भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रख दो। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में भाई 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी रख दो। तो ये कितना आ गया? 25। अब ये 25 याद होगा हम लोगों की सेकेंड रेंज में है, तो इसे हमें 8 से डिवाइड करना चाहिए। 3 टाइम्स जाएगा, ये रहा 1 रिमाइंडर। तो ये अपने हो गए नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और ये हमारा हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखिए, इस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है भाई। फ्लोरीन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसका मतलब कि ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अब यहां पर इसका स्टेरिक नंबर निकाल लें हम लोग। स्टेरिक नंबर या फिर H भी हम लोग कह सकते हैं इसको। तो 3 प्लस इसको भी काउंट करोगे, इसमें 4 हो गया। अब ये 4 हो गया। 4 का मतलब अब यहाँ पर वहाँ पे देखो H की वैल्यू 4 हो या Sn की वैल्यू 4 हो, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। अब इसमें अगर इसकी ज्योमेट्री पूछेंगे, ज्योमेट्री, अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन चूंकि पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसको भी हम लोगों ने काउंट किया है। तो ज्योमेट्री 3 + 1 4 हो गया। 4 के लिए जो ज्योमेट्री है
वो है टेट्राहेड्रल, लेकिन जो शेप होगा वो, ये जो शेप का मतलब क्या, केवल जो बॉन्ड पेयर होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि शेप क्या होगा। तो 3 बॉन्ड पेयर हैं तो शेप इसका पिरामिडल हो जाएगा। अब बॉन्ड एंगल आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट 109.5 डिग्री या फिर 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होगा। इज इट क्लियर? तो चलिए ये एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। CH3, ये ऐसे भी दे सकते हैं CH3 फ्री रेडिकल की फॉर्म में। तो अब इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन में सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। कार्बन का नेचर क्या है? लेस लीना है या मीना है? तो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। रीजन? भाई कार्बन पीरियोडिक टेबल में ज्यादा राइट में प्रेजेंट है, और आपको पता है कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो हाइड्रोजन लेफ्ट में है, कार्बन राइट में है, तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ, यानी कि जो सेंट्रल एटम है ये हुआ मीना। और अगर ये मीना हुआ तो यहां पर कार्बन के पास जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चलिए देखते हैं। अब यहां पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैलेंस शेल में 4, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इंटू 3 मिला के कितना हो गया? 7 हमारी फर्स्ट रेंज में है। रेंज याद है ना? ये जो हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं वो क्या है? V। मैंने क्या कहा था? V की वैल्यू, अब यहाँ पे समझ लो, उसी रूल को थोड़ा सा हम ऐसे लिख दें, 2 से 8 के बीच में हो तो हमें 2 से डिवाइड करना चाहिए। यहाँ पर हमको H या स्टेरिक नंबर मिल जाता है। अगर ये 9 से 56 के बीच में है 8 से डिवाइड करना है, हमें H या स्टेरिक नंबर मिल जाता है। पहले भी हम लोग देख चुके हैं, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग था। अब इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, बात एक ही है। अब यहाँ पर देखिए टोटल वैल्यू है 7, तो ये हमारी फर्स्ट रेंज है। फर्स्ट रेंज में 7 जो है फर्स्ट रेंज में आ रहा है, तो हमको डिवाइड किससे करना होगा? 2 से करना होगा। 2 से कर दो, 3 टाइम्स किया, 1 रिमाइंडर। ये 3 तो हो गए बॉन्ड पेयर, और ये है ऑड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये 3 बॉन्ड पेयर हैं और ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन हमसे, भाई देखो ये प्रॉब्लम टफ क्यों होती है? क्योंकि ये स्टूडेंट ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, रिमाइंडर बचा है, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अब चूंकि हम लोग केस वाइज समझ रहे हैं, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता। देखो मैंने क्या कहा? कार्बन यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। या ये पॉइंट क्या है? अगर सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तब तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यानी कि यहां पर देखो ये ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तब उस कंडीशन में इसका जो स्टेरिक नंबर होगा या H होगा वो हम लोग केवल 3 को लेंगे, और 3 अगर स्टेरिक नंबर आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp2। ठीक है, यहां पे लिखो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, इसका शेप बेंड। ओके, बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 120 के आसपास होगा। तो स्टूडेंट्स, बच्चों देखो ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 3।
NO2 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 मैंने ले लिया। अब इसमें नाइट्रोजन एलिमेंट का एक एटम है, ऑक्सीजन एलिमेंट के 2 एटम है। कम किसके हैं? नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन हुआ सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम का नेचर देख लो, वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है या फिर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। अब पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन लेफ्ट में है, ऑक्सीजन राइट में है। मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है। तो यानी कि ऑक्सीजन मीना हुआ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और नाइट्रोजन हुआ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। यहां पर रख दे लीना, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम वेयर एज ऑक्सीजन इज मीना। तो यहां पर सेंट्रल एटम देख रहे हो लीना है, अगर लीना होता है तो इसके ऊपर जो ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो निश्चित रूप से हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। देखो यहां पर अब वही अपना पुराना तरीका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। V नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, तो ये 12 + 5 17 आ गया। 17 को ये हमारी कौन सी रेंज में है? इस रेंज में है। किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। कर दो, कितनी बार गया? 2 × 1। ये तो हो गए बॉन्ड पेयर और ये हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन है। और आप देख रहे हैं क्योंकि सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है इसलिए ये पार्टिसिपेट करेगा। तो स्टेरिक नंबर या H की वैल्यू क्या हो गई? 2 + 1 का मतलब 3 और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। ठीक, इसका जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल, प्लेनर, शेप, बेंड, एंगल आपको पता ही है 120 के आसपास होगा। तो बच्चों ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल नंबर 4। ये एग्जाम्पल हम लोग ले लें ClO3 का। ClO3 तो Cl और ऑक्सीजन में क्लोरीन यहाँ पर सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम है और इन दोनों को कंपेयर करेंगे इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो आप देखेंगे ये होगी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और ये होगा अपना मीना मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। और सेंट्रल एटम अगर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो तो इसके ऊपर जो प्रेजेंट ऑड इलेक्ट्रॉन होगा उसे हमें शामिल करना होगा स्टेरिक नंबर में। क्लियर? तो यहां पर देखो इसका वही तरीका, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे हम लोग। V की वैल्यू क्लोरीन के वैलेंस शेल में पता है सबको 7 होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में पता है 6 होते हैं, तो ये आ गया 25। और ये 25 है कौन सी रेंज में? V की वैल्यू जब 25 आ जाए तो ये सेकेंड रेंज है, 8 से डिवाइड करना चाहिए। कर दो 3 टाइम्स, रिमाइंडर 1 आ गया। अब ये हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हैं और ये हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सेंट्रल एटम क्या है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो अपना स्टेरिक नंबर या इसको हम लोग Sn से भी शो कर सकते हैं या फिर S से भी शो कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो गई? 3 और ये पार्टिसिपेट कर रहा है तो 3 + 1 = 4 और 4 का मतलब sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। क्लियर? इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल, शेप इसका पिरामिडल। क्लियर? इज इट क्लियर? और बॉन्ड एंगल वही 109.5 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है,
तो ये केस नंबर 1 सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं केस नंबर 2। स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले ही लिया होगा। केस 2 है, इफ सेंट्रल एटम हैज lone pair of electron along with odd electron, then odd electron will not participate in hybridization. Irrespective of its nature. नेचर का मतलब यह मीना है या लीना है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब यहां पे इस पॉइंट को समझ लो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट्स। मैं ये बता दूं कि IIT JEE का ये मोस्ट फेवरेट सेगमेंट है। अक्सर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के प्रॉब्लम हमारे सामने होती है और जिसको कि नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं कर पाता। तो अच्छे से समझेंगे सेकंड केस को। सेकंड केस क्या कहता है कि अगर सेंट्रल एटम के पास ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, ठीक है, एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और साथ ही साथ में क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तब उस कंडीशन में ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, भले ही सेंट्रल एटम मीना हो या लीना हो, यानी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुल मिलाकर के अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और साथ में ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका एक एग्जांपल देखो, 4 उसमें देखे थे और एक इसमें दिखा दे रहा हूं। इसमें ClO2 ले लो, ClO2। चलिए अब देखिए यहां पर देखो, क्लोरीन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, V की वैल्यू निकालो। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने, 7 प्लस ऑक्सीजन के 6, यह आ गया 19। अब 19 अपना सेकंड वाली रेंज में था, तो 19 को हमने डिवाइड किया 8 से, 2 टाइम्स गया 16, 3 रिमाइंडर। अब ये 3 कौन सी रेंज में है, फर्स्ट रेंज में है। इसे किससे डिवाइड करना है, 2 से करना है, कर दो। तो ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और ये आ गया लोन पेयर, और ये है ऑड इलेक्ट्रॉन। और ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर सेंट्रल एटम के पास गलती से भी एक लोन पेयर या एक से अधिक लोन पेयर होंगे, तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और जब नहीं करेगा तो स्टेरिक नंबर इसका क्या हो जाएगा, देखो स्टेरिक नंबर या H क्या हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3, और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ टेबल से हम लोग टैली कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, शेप हो गया बेंड, और एंगल अगेन 120 के अराउंड होगा। तो बच्चों हम लोगों ने अब
हाइब्रिडाइजेशन की हर तरीके की प्रॉब्लम देख ली। और इस वीडियो में आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप जिस भी टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो टॉपिक आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर के मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो बच्चों बस आज इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और सुपर ट्रिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के बाय बाय।